सो गाइस ये हफ्ता रिलायंस पावर के इन्वेस्टर्स के लिए काफी रिलीफ से भरा रहा। लेकिन इस रिलीफ में एक छोटा सा पॉइंट है, एक इवैल्यूएशन है बेसिकली, जो हम पिछले 3-4 महीनों से रिलायंस पावर में डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा इवैल्यूएशन मुझे आज मिला है आप ही व्यूअर्स की तरफ से, ठीक है। ये एक छोटा सा कमेंट है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट है, आप व्यूअर्स में से किसी का एक ये कमेंट है। यहां पर मेंशन है कंपनी इज गुड, नो डाउट अबाउट इट। रिलायंस पावर कंपनी अच्छी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैनेजमेंट भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, बट नीड टू गेट आउट ऑफ अडाग डीड्स। अनिल अंबानी से यहां बाहर निकलने की जरूरत है कंपनी को अभी के लिए। इनका कहना है कि रिलायंस पावर एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, जो कि 45 से लेकर के 35 का है, जो कि गलत बात भी नहीं है। कोई भी नेगेटिव न्यूज उसको रिलायंस पावर को नीचे लेकर के आती है बार बार, बिल्कुल सही चीज है। टिल प्रोविजन अटैचमेंट, जब तक इन सभी लीगल इश्यूज पर कोई एक रेजोल्यूशन नहीं निकलता, तब तक नए इन्वेस्टर्स कंपनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, जो कि बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी कंपनी जहां पर इश्यूज इतने बड़े चले, ऑल्दो कंपनी कई बार क्लेरिफिकेशन भी कर रही है कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, बट जब भी खबर उठ करके आती है तो पुराने मैटर्स निकल करके आते हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट अभी तक रिलायंस पावर को करते हुए आए हैं। अगर आप इस कमेंट को पूरा रीड करोगे ना, आपको बहुत चीजें समझ में यहां पर खुल करके आएंगी। और आखिर में इन्होंने यही कहा है, एक मैच्योर इन्वेस्टर को इस समय कॉशियस रहने की जरूरत है। इस समय मैच्योरिटी की जरूरत है इन्वेस्टर्स को, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जरूर पढ़ना है इस पूरे कमेंट को, यहां पर जरूर रीड करना, बहुत कुछ आपको यहां पर समझ में आएगा। और सीरियसली बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, स्पेशली पेसिमिस्ट होकर के भी। लेकिन पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक के बीच में बहुत थिन लाइन होती है, और उसको कहते हैं समझदारी। अब यहां पर आते हैं तो ग्रीन एनर्जी या फिर क्लीन एनर्जी से रिलेटेड एक अपडेट आपको और देखने को मिल रही है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से, ठीक है। ये ड्राफ्ट यहां पर पब्लिश किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होगा। यहां पर डेट में ऐसा है कि विंड एनर्जी और सोलर प्रोड्यूसर कंपनी जो आपकी है मार्केट में अवेलेबल, इन कंपनीज पे स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लगाए जाएंगे। मतलब ये जितना प्रोड्यूस करती है उतना खरीदा नहीं जाएगा इनसे। तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा आइनॉक्स विंड भी लगातार गिर रहा है, आइनॉक्स विंड पर इस अपडेट का नेगेटिव इफेक्ट है। तो क्या रिलायंस पावर पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट है? रिसेंटली रिलायंस पावर ने अपनी सब्सिडीज के अचीवमेंट्स के बारे में बताया, जो कि इसी सेक्टर के अंदर है, सोलर सेक्टर के अंदर ही है रिलायंस पावर की सब्सिडीज भी। तो क्या ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है जो कि इस पूरे सेक्टर पर तो पड़ ही रहा है, और रिलायंस पावर भी पड़ रहा है अपार्ट फ्रॉम अनिल अंबानी, ठीक है। तो फैक्टर्स ये भी एक इंक्लूड हो जाता है। देखते हैं आगे यहां पर क्या डिसीजन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अभी ये एक ड्राफ्ट है जिसका इंप्लीमेंटेशन शायद 1 जनवरी 2026 से देखने को मिले, बट काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये भी। और जितनी भी क्लीन एनर्जी सेक्टर की कंपनीज है सोलर और विंड में, उन पर इसका इफेक्ट अभी के लिए देखने को मिल रहा है। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। रिसेंटली कंपनी में आईसीआरए ने अपनी रेटिंग भी दी, जहां पर आईसीआरए ने रेटिंग रीअफर्म करी है और डी की रेटिंग दी है। इसको मैं आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। डी रेटिंग मतलब यह है कि ज्यादा रिस्क है कंपनी के अंदर, बाहर से भी या फिर इंटरनल सोर्सेज से भी। तो डी रेटिंग का मतलब यह होता है, इसको लास्ट वीडियो में आप जरूर देख लेना। और डी रेटिंग ऐसा नहीं है कि रिलायंस पावर में मिली है तो इसलिए जरूरी है। कोई भी रेटिंग हो, किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स, किसी भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से हो, आपको इसको समझना और सीखना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी कंपनी में क्या रेटिंग चल रही है, ताकि आप सही डिसीजंस ले सको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेटिंग कोई भी हो उसको आपको मालूम होना चाहिए। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वार मार्जिन क्या होता है। जैसे रिलायंस पावर में जब आप 52 पढ़ते तब से लेकर के आज की डेट तक आपका वार मार्जिन 100% है, जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। और जब से आप 52 से लेकर के आज की डेट तक, यानी कि कल के सेशन तक, हाई वोलेटिलिटी देखने को मिली है रिलायंस पावर में, छोटी छोटी रिकवरी बनती है एंड अल्टीमेटली स्टॉक गिरावट पर क्लोज हो जाता है। तो ये पॉइंट भी नोट जरूर कर लेना। 54 का आपका एमएफआई, 44.1 का आपका आरएसआई टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और लास्ट इसी हफ्ते, बल्कि अगर आप देखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी स्टॉक ने क्रिएट करा, वापस से इस डायगोनल पर आने की पूरी कोशिश थी, लेकिन
लास्ट टू लास्ट सेशन में रिजेक्शन फेस किया है इस डायगोनल पर से। अच्छी चीज अभी भी ये देखने को मिली रिलायंस पावर में कि इस डायगोनल पर वापस आने की हिम्मत है अभी भी, चूंकि पॉजिटिव पॉइंट इंडिकेट करती है रिलायंस पावर में। सो ऐसे में अगर कमिंग सेशन में इसी डायगोनल के आसपास स्टॉक भटकता रहता है, इसी डायगोनल के आसपास स्टॉक चलता रहता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, पॉजिटिव इंडिकेटर होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो काफी हाई पर इसमें फंसे हुए हैं, चाहे 47.50 हो या फिर आपका 52 का लेवल हो या फिर 44 जो कि आपका पहले इंपॉर्टेंट बेस था, अभी के लिए ब्रेक डाउन बना हुआ है। 40 का आपका रिस्ट्रिक्शन है, 40 आपका रिस्ट्रिक्शन है और लास्ट सेशन 39.95 पर आपकी क्लोजिंग दी है। इस तरह की पोजीशन आपकी आनी बहुत जरूरी है। डायगोनल के नीचे हैंगिंग बेस बनना भी जरूरी है। अगर ये पोजीशन आपकी क्रिएट होती है और आपके पास कुछ नेगेटिव नहीं आता है, उस कंडीशन पर ही आप वापस से रिकवरी कर पाओगे। अदरवाइज कॉशियसनेस तो डेफिनेटली रहेगी ही। रिलायंस पावर में 36 का इंपॉर्टेंट बेस है आपका, अगर ये डायगोनल आपकी वापस से रिसीव या रीच नहीं होती है तो। और ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉजिटिव कमेंट है। एक इन्वेस्टर को इस तरह से अपने कंक्लूजन्स करने चाहिए। जो ये कमेंट है और ये एक रिटेलर का ही कमेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। रियली ये एक कंक्लूजन है पिछले 2-4 महीनों में रिलायंस पावर में जो भी हुआ है उन सब के लिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज के दिन मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए, जरूर चेकआउट कर लेना। मिलता अगले वीडियो में।